नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम जो लोग हैं वो जानते हैं, एक जो मूवमेंट है अरुणाचल प्रदेश के लोगों का, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, वो मूवमेंट जो है इस समय चल रहा है। तमाम जो हैं लोग जो हैं पैदल यात्रा करके आए हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, वो हैं एडवोकेट महमूद पराचा। ये पहले एडवोकेट हैं जिन्होंने पेमा खांडू के अगेंस्ट जो है, वो कोर्ट के अंदर मामला दायर किया था। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो सर ये जानना चाहेंगे जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट वहाँ के लोकल जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया और वो पैदल मार्च करते हुए राजधानी दिल्ली आ गए। माँग उन लोगों की ये है कि इसका संज्ञान ली जाए और जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू उन पे सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी बैठे। क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं और आपने पहला जो पिटीशन डाला था और जो पेमा खांडू सरकार को घेरा था, उसमें आपने कहा था कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं, सरकार उनको बैकडोर से सपोर्ट कर रही है। क्या था मामला पूरा? क्योंकि एक तकरीबन 150 करोड़ का करप्शन का मामला था वो। जी, 140 से कुछ ज़्यादा करोड़ रुपए का। जी। और मिस्टर काकू पोटुम हैं, एक लॉयर हैं, जो अरुणाचल में ही गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो उसमें पिटिशनर थे। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो मोदी सरकार की सबसे पहली फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक स्कीम थी, जिसमें हर एक गाँव का इलेक्ट्रिफ़िकेशन यानी कि विद्युतीकरण करने की स्कीम थी। उसमें ये करप्शन हुआ था, और करप्शन भी इस लेवल का कि जिसमें बैंक गारंटीज वो फोर्ज करके फाइल की गई, नकली बैंक गारंटीज फाइल की गई, जिसमें एक अधिकारी ने, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी नहीं था, उसने ये टेंडर किया। इसमें ई टेंडरिंग, जो कि मैंडेटरी है, कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर होता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता हटाने के लिए और करप्शन मिटाने के लिए ई टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। तो इसमें ई टेंडरिंग भी बगैर किसी वजह के ख़त्म कर दी गई और पेपर टेंडरिंग हुई। एक फर्म जिसको इसमें ये बताया गया कि उसने टेंडर किया, इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट किया, एक और फर्म के साथ मिलके, उसके मालिक ने उसके मालिक ने ये बोला कि मैंने कभी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बल्कि वो जो इंजीनियर साहब थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप पे मुझसे मेरी कंपनी की कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे और मैंने उन्हें दोस्ती में दे दिए, लेकिन मैंने उसमें कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई टेंडर डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा करप्शन उसमें शामिल था। तो मिस्टर काकू पोटुम ने हमें एंगेज किया, हम वहाँ गए और वहाँ पे सरकार को नोटिस इश्यू हुआ उसमें, सरकार के पास और सरकारी अधिकारियों के पास। उस बात का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये केस जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, यानी कि क्योंकि इसमें सरकारी करप्शन इन्वॉल्व्ड है, सरकार के लोग इन्वॉल्व्ड हैं, सरकारी ऑफिसर इन्वॉल्व्ड हैं करप्शन के लिए, तो उनके खिलाफ अगर एफआईआर भी करनी है या कोई इंक्वायरी करनी है, तो उसके लिए सैंक्शन की ज़रूरत है। और सैंक्शन कौन देगा? चीफ मिनिस्टर साहब। सैंक्शन कौन देगा? अरुणाचल प्रदेश की सरकार। और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही करप्शन के चार्जेस हैं। तो जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, वो अपने खिलाफ एफआईआर कराने के लिए क्यों ऑर्डर करेगा? तो लेकिन ये टेक्निकल ग्राउंड्स उठाकर वो बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, और मेरिट्स पे, यानी कि करप्शन हुई है या नहीं हुई है, पैसे चुराए गए हैं या नहीं चुराए गए हैं, कि ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो चीज़ें, जितने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना था, खंबे लगने थे, तार लगनी थी, गांव-गांव तक इलेक्ट्रिसिटी जानी थी 3 डिस्ट्रिक्ट में, वो गई है या नहीं गई, इस पे कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ ये बात करेंगे कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे या एक इसलिए इस केस को आगे ना बढ़ाया जाए क्योंकि सरकार ने इसको अ, सैंक्शन नहीं दिए। तो ये सारे ग्राउंड्स की वजह से वो सरकार के पास कुछ वहाँ नहीं बचा बताने के लिए, वो बैकफुट पे आ गई, तो वो एक के बाद एक बहाने, सरकारी तरफ से जो वकील पेश होते हैं, वो बहाने करके उसको डिले कर रहे हैं। अभी कल भी उसकी तारीख थी, जब जो प्राइवेट पार्टीज़ थी, जो प्राइवेट पार्टीज़ जिन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने बहुत देर बाद अपने जवाब फ़ाइल किए हैं। तो अब हमें 4 हफ़्ते का टाइम मिला है उसमें,
लेकिन बुनियादी बात यही है कि इसमें लोग देर होने की वजह से और सरकार के रवैये की वजह से जो लोग आवाज़ उठाते भी हैं, वो थक जाते हैं या उनको डराने की भी कोशिश करते हैं सरकार या उनको लालच देने की भी कोशिश करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ऐसी लड़ाइयाँ जो करप्शन के खिलाफ हैं, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि ये जो मामला था ये शायद 2020 का था जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। यस। तो 2020 जो लोग अब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं करप्शन नहीं है या फिर पेमा खांडू की सरकार जो है पेमा खांडू की बहुत अच्छी चल रही है। तो उनके लिए ये साफ सुनने और समझने की बात है कि 2020 में भी ये चीज़ जो है सामने उभर के आई थी और अब जो है तमाम करप्शन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो सर वहाँ पे जो है एसआईसी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो सेल है वो तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करता है क्योंकि वो राज्य सरकार के पास है। तो इसी वजह से कह रहे हैं लोग कि जो ये है आपका एसआईसी वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वही जो चीज़ें हैं एसआईसी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तो ये आपका 140 करोड़ से ऊपर का मामला जो आपने देखा। अब ऐसे ही कई डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये आरोप लोग लगा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं एसआईसी की कितनी भूमिका आपको लगती है वो कार्य करेगा, नहीं करेगा सरकार के खिलाफ? देखिए, एसआईसी जो है वो कोई भी सरकार या पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रहनी चाहिए और कोई भी सरकार अगर ये क्लेम करती है कि हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो करप्शन ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई उसे एक दिखाना पड़ेगा कि ये हम कोशिश कर रहे हैं करप्शन ख़त्म करने की या हमने इतना बड़ा एक रिज़ॉल्व किया है कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे और हमने एक स्पेशल टीम बनाई है इसके लिए कि वो जो पूरे प्रदेश में, क्योंकि जो लोकल पुलिस स्टेशंस होते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस के, वो अपने-अपने कामों में बिज़ी होते हैं, तो हमने एक स्पेशलाइज़्ड टीम ही बना दी। अब ये तो इसके फ़ायदे वाली बात है कि पब्लिक तो खुश हो गई ये बात सुन के। लेकिन जो इसके नुकसान वाली बात है कि अगर ये निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए आज़ाद नहीं है एसआईसी और कोई भी जो सरकार है, उसके सरकार के जो इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं या सरकारी अधिकारी हैं, वो अपने जेब का कोई भ्रष्ट व्यक्ति एसआईसी में इंचार्ज बना देते हैं, तो वो अब पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई करप्शन का मुद्दा उठाना चाहेगा, तो वो लोकल लेवल पे अपने उठा ही नहीं पाएगा। उसको बोला जाएगा कि आप वहाँ जाओ और वो अगर व्यक्ति भ्रष्ट और जेब का व्यक्ति बना लिया जाएगा, करप्ट व्यक्ति बना दिया जाएगा और वो अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनके इशारे पे काम करेगा, तो करप्शन तो फिर उससे बढ़ावा दिया जा रहा है कि कोई करप्शन के खिलाफ आम जनता आवाज़ भी उठानी चाहती है, तो वो एक ही जगह जाएगी और वहाँ पे उसको उस आवाज़ को दबा दिया जाएगा, डिले किया जाएगा, जैसा कि इस केस में हो रहा है। मेरा ये भी मानना है, तो ये एसआईसी बहुत डबल एज सोर्ड है, यानी कि दो-धारी तलवार है। अगर ये अच्छा काम कर भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर प्रदेशों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों द्वारा या मिनिस्टर्स द्वारा। तो ये एक बहुत टिपिकल बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में जो हमारे बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं, उत्तराखंड है, सिक्किम है, ये सब जो स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं हमारे, उनमें करप्शन जो है पूरे देश में भी नहीं होनी चाहिए हालाँकि, लेकिन इन प्रदेशों में तो करप्शन ज़ीरो होनी चाहिए। उसकी 2 वजहें हैं, एक तो करप्शन एक बहुत बुरी चीज़ है जो कि दीमक की तरह हमारी डेमोक्रेसी को खाती है, सबसे बड़ी बुरी बुरी बु बुराई है तो वो करप्शन है हमारे देश में। दूसरी, बॉर्डर लाइन एरियाज़ में अगर करप्शन की वजह से लोग नाराज़ होंगे और ऑब्वियसली जब जो लोगों का पैसा है उन तक नहीं पहुँचेगा, वेलफेयर स्कीम्स उन तक नहीं पहुँचेंगी तो लोग नाराज़ होंगे। बॉर्डर लाइन एरियाज़ में जो हमारे ऐसे शहरी या सिटिज़न्स रहते हैं जो दुश्मनों का अगर कोई आक्रमण होता है, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर खड़े रहते हैं, तो उन प्रदेशों में करप्शन ज़ीरो रखना पूरे देश की ज़िम्मेदारी है। अरुणाचल प्रदेश तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेट अभी है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि चाइना जो है वो हमारे देश में, अभी आपने 9 तारीख को भी देखा कि एक बार फिर उन्होंने एक हमला किया हमारे देश की धरती पे, तो बहादुर सैनिकों ने उनको रोका और उनको वापस धकेला। लेकिन सरकार तो सो रही थी। बहादुर सैनिक हमारे देश के ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें सरकार डायरेक्शन दे तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी वापस ला सकते हैं, लेकिन ये सरकार उनको इजाज़त नहीं दे रही है काम करने का। चाइना से भी मुकाबला करने में नहीं, उनको वापस खदेड़ने में हमारे देश की सेना सक्षम है, लेकिन सरकार उनको इजाज़त नहीं दे रही। तो ये सब जो मुद्दे हैं, लेकिन इसके बाद अगर जो अरुणाचल प्रदेश की जनता है, उसमें इस बात के लिए रोष होगा
कि वहाँ पे करप्शन है। वहाँ पे जो जो चीफ मिनिस्टर हैं और दूसरे मंत्री हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं, वो जनता का पैसा लूट रहे हैं। जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय के केस में नज़र आया, और वैसे बहुत सारे केस ऑब्वियसली होंगे, ये तो एक एक केस है, जिसमें मुझे यहाँ से दिल्ली से ले जाना पड़ रहा है उन लोगों को। तो ये उनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई अधिवक्ता नहीं है जो सरकार के खिलाफ मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा, लेकिन उनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं कि मुझे दिल्ली से वहाँ पे ले जाया जा रहा है। क्यों? तो ये नहीं, अधिवक्ता एक से बढ़कर एक अच्छे हैं वहाँ पे, लेकिन वो किस दबाव का माहौल वहाँ बना रखा है भ्रष्ट लोगों ने, उसका एक इंडिकेशन है वो। तो तो अरुणाचल की जनता आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि पराचा जी बता रहे हैं कि दिल्ली से 2020 में पराचा जी को ले जाया गया क्योंकि सरकार के खिलाफ जो है वो भ्रष्टाचार का मामला था और वहां कोई अधिवक्ता ऐसा था नहीं, इस वजह से दिल्ली से अधिवक्ता को ले जाया जा रहा है। तो आप वहां ग्राउस रूट देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा कि आखिर सच्चाई है क्या। जी सर। जो लोकल लॉयर्स होंगे, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना उनकी जान को खतरा होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों एक दिल्ली से वकील को वहाँ जाना पड़ रहा है। और इसमें मैं अधिवक्ताओं की और लॉयर्स की बहादुरी पे और ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हालात हैं, तो उनको नज़रअंदाज करना भी उचित नहीं। तो ये बहुत अहम बात है इसकी। तो लेकिन मुझे 2020 में नहीं, 2022 में ही ले जाया गया था। 2021 में, एक्चुअली एंड ऑफ 21 में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार जो है अरुणाचल प्रदेश में, पूरे देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे तब जबकि चाइना जो है हमारे अ, प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश पे अपनी गंदी निगाहें गड़ाए हुए है। वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है चाइना की, वो हमारे देश के प्रति दुश्मनी की भावना रखती है, जो चाइना की गवर्नमेंट है। क्योंकि अभी जो है देश की जो सेना है उनके चीफ ने कहा था कि हम पीयूके वापस ले सकते हैं जब गुजरात में इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन सरकार ने उस पर कुछ हामी या कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। क्या लगता है, मतलब चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं देश की सुरक्षा को देखते हुए, या फिर क्या क्या आपको लगता है इसके बारे में? मेरा ऐसा मानना है, और ये बात मैं बार-बार ये कहता भी रहता हूँ, और इस पे मैं अमित शाह जी को और मोदी जी को भी बार-बार उनसे सीधा ये सवाल पूछता हूँ कि मेरा ऐसा कहना है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे झुठलाएँ। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिज़नेसमैन जो हैं, मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिज़नेसमैन, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है, वहाँ की जो फ्रंट कंपनीज़ इन दोनों की, उसमें बहुत बड़े तौर पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ में उनके साथ करने में, यहाँ तक कि उनके पार्टनर्स बनने में भी शामिल हैं। और ये मनुवादी मानसिकता के लोग गुजरात से ही आते हैं ज़्यादातर। वो हमारे देश की जो रक्षा पॉलिसी है, वो हमारे देश की जो जो वाणिज्य पॉलिसी है, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको इस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बना के या सरकार के को मैनिपुलेट करके इस तरह से सारी पॉलिसीज़ बनवा रही है, जिससे भारत का नुकसान और चाइना का फ़ायदा हो रहा है। चाइना का और हमारा ट्रेड डेफ़िसिट जो है वो 80 और 20 का है। यानी कि अगर ₹1 का व्यापार होता है तो उसमें से चाइना का फ़ायदा 80 पैसे होता है और हमारा फ़ायदा 20 पैसे होता है। ये सब चीज़ें मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिज़नेसमैन ये देश की पॉलिसी ख़राब करवा रहे हैं और अपना फ़ायदा कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहाँ की आर्मी की जो कंपनीज़ हैं, उनके साथ मिलकर भी देश को लूट रहे हैं, और अमित शाह जी और मोदी जी। क्योंकि वो गुजरात से आते हैं सारे ये मनुवादी मानसिकता के बिज़नेसमैन, उनके प्रति उनकी दोस्ती तो है ही, तो इसीलिए उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे। और इसी वजह से सेना ने कितनी मजबूरी में ये बात कही होगी, ये सोचने की विषय है कि सेना जो है तड़प रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने के लिए। लेकिन ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन तो चाइना के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। तो वो नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना आपस में बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं, और एक सीपैक जो एक कॉरिडोर बन रहा है वहाँ का, इंडस्ट्रियल और ट्रेड कॉरिडोर, उससे भी भारत की जो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बहुत नुकसान पहुँचने वाला है। अल अगर ये काम, सीपेक का काम हमारे देश की धरती के ऊपर से ना जा रहा था, पीओके के ऊपर से नहीं जा रहा हो, तब हमारा उसमें कोई लेना-देना नहीं था शायद। लेकिन वो हमारे देश की धरती यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी सीपेक जा रहा है। तब भी ये सरकार जो है
सेना के कहने के बावजूद, सेना ने कितनी मजबूरी में ये बात कही होगी कि ये हम वापस लेना चाहते हैं और हम ये ले लेंगे। मगर ये सरकार चाइना से तो 1000 किलोमीटर जो अभी 2000 अभी पिछले 2 सालों में इस जगह चाइना ने हमसे ज़बरदस्ती छीन ली है। इस सरकार की जो जो रक्षा मंत्री हैं, होम मिनिस्टर ख़ास तौर पे, क्योंकि आईटीबीपी और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ये सारी जो संगठन है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो इन होम मिनिस्टर की कमज़ोरी की वजह से, रक्षा मंत्री की कमज़ोरी की वजह से, प्रधानमंत्री की कमज़ोरी की वजह से सेना जो है अपना मन मसोस के रह जा रही है और वो चाइना को और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो तड़प रही है, उसकी वो तड़प दिल में ही रह जा रही है। तो ये सीधी-सीधी हमारा आरोप है सरकार के ऊपर कि सेना को फ्री हैंड दे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी वापस लेने का, और जो चाइना ने हमारी धरती हड़प ली है ज़बरदस्ती, उसको भी वापस लेने का फ्री हैंड सेना को दिया जाए। तो जैसे कि आपने सुना, पराचा जी ने बताया कि अरुणाचल जो है बड़ा ही सेंसिटिव एक राज्य है, क्योंकि चाइना जो है वो जुड़ा हुआ है और चाइना जो है भारत की धरती पे कब्जा करता चला जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं है कि भ्रष्टाचार है। 2020-21 की जो बात बताई पराचा जी ने, पहले भी जो ये मूवमेंट खड़ा हुआ है, इससे पहले भी 140 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम जो हैं वो लोग जो हैं आरोप सबूतों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो कोई भी संज्ञान इस पे नहीं ले रही है। तो क्या समझ रहे हैं आप, कितना आप ग्राउंड पे जो देख रहे हैं उसका जो परिणाम है, क्या होने वाला है? विचार अपने कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।